कहानी की शुरुआत होती है एन नाम की लड़की से, जो न्यूयॉर्क सिटी में थिएटर में कॉमिक एक्ट्रेस का काम करती है। पर एक दिन अचानक से उसकी सैलरी दिए बिना ही उसका पूरा शो कैंसिल कर दिया जाता है। एन के पास इस काम के अलावा कोई और काम नहीं बचा था और पैसों की कमी की वजह से उसे काम के लिए दूसरे लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कार्ल नाम के एक फिल्म मेकर को इस वक्त अपने काम के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा होता है। वो अक्सर अलग अलग जानवरों पर फिल्में बनाता है, पर इस बार उसका ये काम प्रोड्यूसर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने कार्ल को पैसे ये सब करने के लिए नहीं दिए। इसी बीच कार्ल उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी जगह का नक्शा दिखाता है जिससे पूरी दुनिया आज तक अनजान है, और वो अपनी बची हुई फिल्म वहीं पर शूट करना चाहता है। मगर उसके प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म में जानवर या कोई रहस्यमय जगह नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने कार्ल को थोड़ी देर के लिए इस कमरे से बाहर निकाल दिया। पर इस कमरे के बाहर खड़े कार्ल ने जब बाहर से सुना कि प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को पूरा करने की बजाय एक आधी बनी हुई फिल्म को बेचना चाहते हैं, तो वो तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग गया और उसने अकेले इस फिल्म को शूट करने का फैसला कर लिया। मगर जब कार्ल को उसके प्रिस्टन नाम के असिस्टेंट से पता चला कि उसकी फिल्म की हीरोइन ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया है, तो कार्ल जल्दी से थिएटर में किसी नई हीरोइन को ढूंढने के लिए चला गया। पर जब उसकी नजर वहां खड़ी एन पर पड़ी तो कार्ल ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एन के पास इस वक्त खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए जैसे ही अपनी भूख मिटाने के लिए उसने एक दुकान से एक सेब चुराया, तो उस दुकान वाले ने एन को पकड़ लिया। पर तभी वहां पर कार्ल आ जाता है, जो एन को छुड़वाता है और उसे खाना खिलाने के लिए कैफे में ले जाता है। अब उस कैफे में कार्ल ने एन को बताया कि मैं एक फिल्म मेकर हूं और मुझे अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश है, और मेरा यकीन मानो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इसी फिल्म के लिए बनी हो। तब पहले तो एन ने कार्ल के इस ऑफर को मना कर दिया, पर जैसे कार्ल ने उसे बताया कि ये फिल्म जैक ड्रिस्कॉल ने लिखी है, तो वो उसके साथ काम करने के लिए मान गई, क्योंकि जैक उसका फेवरेट राइटर है। और अब कार्ल एन को शिप के पास ले आया, जिसके जरिए ये लोग उस रहस्यमय जगह पर जाकर फिल्म शूट करने वाले हैं। मगर जैसे कार्ल का असिस्टेंट उसे बताता है कि स्टूडियो वालों ने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी है और वो कुछ ही देर में तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो ये सुनकर कार्ल ने शिप के कैप्टन एंगल हॉर्न को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने का वादा करते हुए जल्दी से शिप को स्टार्ट करने के लिए कहा। और कार्ल की बात मानकर कैप्टन ने शिप को स्टार्ट करके सफर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तब शिप के स्टार्ट होने पर कार्ल शिप में बैठे हुए जैक के पास गया, जिसने फिल्म की आधी स्क्रिप्ट लिखकर कार्ल को दी और वहां से जाने लगा। पर कार्ल ने बड़ी ही चालाकी से जैक को भी इसी शिप में रोक लिया, जो कि कार्ल के साथ इस सफर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जब तक स्टूडियो वाले पुलिस को लेकर यहाँ पहुंचे, तब तक कार्ल अपने सफर पर निकल चुका था। इस तरह से कार्ल अपनी पूरी टीम को सिंगापुर ले जाने के बहाने उस रहस्यमय जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, जिसका नाम था स्कल आइलैंड। शिप पर कमरों की कमी की वजह से कैप्टन ने जैक को अपना कमरा दिया, जहां जानवरों को रखा जाता है। और इस शिप में क्लोरोफॉर्म की ढेर सारी बोतलों और पिंजरों को देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि कैप्टन हर तरह से जंगली जानवरों को पकड़ने में माहिर है, और इस काम में उसका साथ मिस्टर हाइस, जमी और लंपी देते हैं। अब इसके बाद डिनर के वक्त कार्ल ने एन को अपनी पूरी टीम से मिलवाया, जहां एन अपने फेवरेट राइटर जैक से मिलकर बहुत खुश हुई। जिसके अगले दिन ही कार्ल ने फिल्म के हीरो ब्रूस और हीरोइन एन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। और इसी बीच कार्ल के सिंगापुर जाने की बजाय स्कल आइलैंड जाने का सच सबके सामने आ गया, जिसके लिए कार्ल ने कैप्टन को तो ज्यादा पैसे देकर मना लिया। पर हाइड और हाइस और लंपी ने कार्ल को वहां ना जाने की वार्निंग देते हुए कहा कि आज से 7 साल पहले उन्हें समंदर में एक अनजान आदमी मिला था, जिसका जहाज एक टापू से टकराकर टूट गया था। उस आदमी का कहना था कि उस टापू पर 100 फुट ऊंची दीवार है, जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितनी पुरानी होगी, और उस दीवार के पीछे एक ऐसा दानव रहता है जो ना तो इंसान है और ना ही जानवर। ये सारी बातें बताने के अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए हमारा मानना है कि अगर हमने उस टापू को ढूंढ भी लिया तो वहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। पर उसकी ये बातें कार्ल को बस एक कहानी लग रही होती है, इसीलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जैसे जैसे लोग सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं, जैक और एन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं।
अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इसी दौरान एक दिन कैप्टन ने अपनी शिप का रास्ता बदल दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस ने काल के लिए अरेस्ट वारंट निकाला है। वो काल का साथ देकर पुलिस के खिलाफ नहीं जाना चाहता। काल कई बार उससे मिन्नत करता है, पर कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता। अचानक से कैप्टन के दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका शिप वैसी ही धुंध की ओर बढ़ने लगता है जैसी धुंध के बारे में उनको 7 साल पहले मिले उस आदमी ने बताया था। तब ये सब देखकर कैप्टन ने शिप को पीछे ले जाने की कोशिश की, पर उनका शिप हर तरफ चट्टानों से घिर चुका था, जिसकी वजह से उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। खैर, अब थोड़ी देर बाद वहाँ का मौसम साफ होता है। इन सबको अपने सामने एक टापू नजर आता है, जो कि वही टापू है जिसकी खोज में काल इन सब को लेकर यहाँ पर आया है। तो अब मौसम साफ होने के बाद कैप्टन जल्दी से अपने साथियों के साथ चट्टान में फंसी हुई अपनी शिप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि काल शूटिंग करने के लिए क्रू के साथ नाव में बैठकर उस टापू पर पहुंच चुका होता है, जहां हर तरफ उन्हें इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई दे रहे होते हैं। तब थोड़ी आगे जाने पर एक बच्ची नजर आती है, जो इन्हें यहाँ से वापस जाने का इशारा करती है। और इसके बावजूद जब होशियारी दिखाता हुआ काल उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने उसके पास जाता है, तो वो उसके हाथ पर काट लेती है। जिसके बाद इस टापू पर रहने वाले आदिवासी लोगों ने इन सब पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें काल के 2 लोग मारे जाते हैं। ये देखकर एन जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से दीवार के दूसरी ओर रहने वाला दानव जाग उठता है, जिसे वो कबीले वाले कॉन्ग कहते हैं, जिसके दहाड़ने की आवाज शिप पर मौजूद कैप्टन और उसके लोगों तक पहुंच जाती है। इसीलिए वो लोग जल्दी से काल और उसकी टीम को बचाने के लिए टापू पर आ जाते हैं। और अब जैसे कैप्टन ने कबीले वालों को अपनी गोली का शिकार बनाया, तो बाकी कबीले वाले डर कर वहां से दूर भागने लगे और कैप्टन सबको सही सलामत शिप पर वापस ले आया। शिप को चट्टानों से निकालने की कोशिश में सब के सब जुट जाते हैं, पर इसी बीच कुछ कबीले वाले शिप पर आकर एन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए एन को दीवार के दूसरी तरफ रहने वाले दानव को अर्पण कर देते हैं। वहीं काफी देर कोशिश करने के बाद फाइनली कैप्टन शिप को चट्टान से निकालने में कामयाब हो जाता है। और इसी बीच जैक को शिप पर एक आदिवासी की माला मिलती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो एन को उठाकर अपने साथ ले गए। इसीलिए जैक जल्दी से एन को वापस लाने के लिए सबको अपने साथ लेकर टापू की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचते हैं, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दानव एन तक पहुंच चुका था। वो दानव असल में एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था, जिसे आदिवासी कॉन्ग के नाम से बुलाते हैं। और कॉन्ग पल भर में एन को उठाकर जंगल में ले जाता है। तब एन को कॉन्ग से बचाकर वापस लाने के लिए कैप्टन ने एक टीम तैयार करके जैक के साथ जंगल में भेज दी और खुद शिप पर रुककर इस सब का इंतजार करने का फैसला किया। वही कॉन्ग एन को हाथ में पकड़े हुए अपने ठिकाने की ओर ले जा रहा होता है, मगर एन कॉन्ग की इतनी ज्यादा उछल कूद बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। उधर जंगल में एन को ढूंढने निकले लोगों का सामना एक बहुत बड़े डायनासोर से हो जाता है, जिसे वो लोग अपनी बंदूक की गोलियों का निशाना बनाकर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद जैक और बाकी सबको जंगल में घूमते हुए सुबह हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने एक जगह रुककर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान काल को पास में कई सारे डायनासोर्स के झुंड दिखाई दिए, जिसे देखकर वो ब्रूस के साथ उन्हें शूट करने लगा। पर उसकी इस बेवकूफी के दौरान जैसे ही वहां पर शिकारी डायनासोर्स आए, तो सारे के सारे डायनासोर्स उन शिकारियों से बचने के लिए जैक और उसके साथियों की ओर भागने लगे। और इस भगदड़ की वजह से उन सब लोगों की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि इस भगदड़ में कुछ मांसाहारी डायनासोर भी थे, जो उन सबको अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन खतरनाक डायनासोर्स के झुंड में उनके 4 साथी मारे जाते हैं और ब्रूस इस सब से डरकर 2 लोगों के साथ वापस शिप पर लौट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एन अब तक मर चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें एन को दिखाया जाता है, जो कॉन्ग की उस जगह पर थी जहां पर वो रहता है। पर जैसे वो कॉन्ग की नजरों से बचते हुए भागने की कोशिश करती है, तो कॉन्ग उसे सामने से घेर लेता है।
तब कॉन्ग से बचने के लिए एन उसे कई अलग अलग तरह से करतब दिखाने लगती है। उन्हें देखकर कॉन्ग को भी काफी अच्छा लगता है। जैसे एन खड़ी होती, कॉन्ग उसे धक्का मारकर गिरा देता और जोर जोर से हंसने लगता। पर काफी देर तक ये सब करने के बाद जब एन थक गई तो एन ने कॉन्ग को ये सब करने से मना कर दिया, जिससे कॉन्ग गुस्से में आकर वहां पर तोड़फोड़ करने लगा। पर इसके बावजूद वो एन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। कॉन्ग के वहां से जाते ही एन भी अपने शिप की ओर भागने लगती है। दूसरी ओर एन को ढूंढ रहे लोगों को बार बार जंगल में नए नए खतरों का सामना करना पड़ता है। वो टूटे हुए पेड़ों से नाव बनाकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी बड़े बड़े कीड़े निकलकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले पल वो सब कीड़े वहां से भाग गए, क्योंकि नदी के पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर आ गया था, जिसने आते उनकी नाव को पलटकर उन सबको नदी में गिरा दिया। तब जैसे तैसे वो लोग उस जानवर से अपनी जान बचाकर भागते हुए किनारे तक आए, लेकिन इन सब के बीच उनके 2 साथी मारे जाते हैं। खैर, अब नदी से बाहर आने के बाद वो सब लोग गुफा तक आ जाते हैं। जहां गुफा से बाहर आते कॉन्ग हाइस को दबोच लेता है। हाइस कॉन्ग पर गोली चलाता है। कॉन्ग उसे खाई में फेंक देता है, जो देखकर बचे हुए लोग एक टूटे हुए पेड़ के सहारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर कॉन्ग ने उस पेड़ के साथ उन सबको भी उसी खाई में फेंक दिया जिसमें उसने हाइस को फेंका था। वहीं हमें एन को दिखाया जाता है, जो गलती से छिपकली के सामने आ जाती है, जो दिखने में काफी बड़ी होती है, और देखते देखते वहां पर एक और छिपकली आ जाती है। एन उनसे अपनी जान बचाने के लिए खोखले पेड़ के अंदर जाकर छुप जाती है, पर छिपकलियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। उन छिपकलियों के एन तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़े डायनासोर ने एक छिपकली को अपना निवाला बना लिया। दूसरी छिपकली उससे डरकर वहां से भाग गई। वहीं उस खोखले पेड़ के अंदर छुपी एन पर भी जैसे कुछ बड़े बड़े कीड़े हमला करते हैं, एन तुरंत उनसे डरकर वहां से बाहर आ जाती है। जहां पर अब भी वो खूंखार डायनासोर खड़ा है, वो एन को अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा करता है। एन उससे भागने के लिए एक जगह छुप जाती है, पर डायनासोर एन को ढूंढ लेता है और इससे पहले कि वो एन को अपना निवाला बनाता, एन जोर से चिल्लाती है। कॉन्ग उसकी आवाज को सुनकर वहां पहुंच जाता है और एन को बचाते हुए वो डायनासोर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उस डायनासोर का एक और साथी आ जाता है, जो दोनों मिलकर कॉन्ग के ऊपर हमला कर देते हैं। कॉन्ग एन को बचाने के साथ साथ दोनों डायनासोर से लड़ रहा होता है और अब वो दोनों डायनासोर्स को खाई की तरफ ले जाता है, और जब वो उन्हें खाई में फेंकता है तो वो कॉन्ग को भी साथ में खींच लेते हैं और अब ये तीनों के तीनों खाई में लटक रही पेड़ों की लंबी लंबी टहनियों में फंस गए। वहां वो डायनासोर अब भी एन को खाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब उन टहनियों से होता हुआ एक डायनासोर नीचे आ गिरा। नीचे गिरी हुई एन की ओर बढ़ने लगा, पर ये सब देखकर कॉन्ग ने जल्दी से एक डायनासोर को उन टहनियों में ही खत्म कर दिया और उस डायनासोर के एन को खाने से ठीक पहले ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिसके बाद कॉन्ग और उस डायनासोर के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई, जिसमें कॉन्ग ने उस डायनासोर का जबड़ा तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस लड़ाई के बाद कॉन्ग एन की ओर पीट करके उसे दिखाने की कोशिश करता है कि मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ, पर अगले पल वो एन को अपने पीछे आता देखकर उसे अपने कंधे पर बिठाकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर उस खाई में गिरने के बाद जैक को होश आता है, जहां पर बड़े बड़े कॉकरोचेस उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर जैक ने फ्लेयर गन की मदद से उन सबको वहां से भगा दिया, जिसके बाद वो अपने साथियों को होश में लाया। इस घटना में उसने अपने कुछ साथियों को खो दिया, जिसका उसे दुख था। इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी कार्ल होता है, क्योंकि खाई में गिरने की वजह से उसका कैमरा टूट गया था। और ये जगह दुख मनाने की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह खतरा है। एक बार फिर से कुछ भयानक जानवर इन लोगों के ऊपर धावा बोल देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो जानवर लंपी को अपना शिकार बना लेते हैं। उन जानवरों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से यहाँ से जिंदा बचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए कार्ल, जैक और जिमी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। मगर तभी वहां पर कैप्टन अपने क्रू को लेकर उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जो उन जानवरों को गोलियों से भूनते हुए सबको बचाकर खाई से बाहर ले आता है। जहां पर कैप्टन ने जैक और बाकी सबको फिर से वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि उसके हिसाब से एन अब तक मर चुकी होगी। पर जैक को अब भी पूरा भरोसा था कि एन जिंदा है, इसीलिए वो अकेला ही एन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है।
दूसरी ओर कॉन्ग एन को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाता है, जहां ये दोनों ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देख रहे होते हैं। पर कॉन्ग अब भी एन से नाराज होकर बैठा था, इसीलिए एन फिर से कुछ करतब दिखाकर कॉन्ग को मनाने की कोशिश करती है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाती है। कॉन्ग रात को एन को अपनी गोद में ही सुलाता है, पर अब एन को ढूंढता हुआ जैक भी उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था और वो कॉन्ग के पास सो रही एन को चुपके से जगाकर अपने साथ वापस चलने को कहता है। लेकिन इसी बीच कॉन्ग की आंख खुल जाती है। जैक को वहां पर देखकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है, पर कॉन्ग के चिल्लाने की वजह से उसकी गुफा में मौजूद कई सारे बड़े बड़े चमगादड़ बाहर आकर कॉन्ग पर ही हमला करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक एन को लेकर एक पेड़ की टहनी के सहारे उस पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। पर तभी चमगादड़ उन दोनों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वहीं कॉन्ग ने भी उस टहनी जैसी रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया था, इसीलिए कॉन्ग से बचने के लिए जैक ने उन्हीं चमगादड़ों में से एक का पंख पकड़ लिया और उस चमगादड़ ने उन दोनों को लाकर समंदर में फेंक दिया। जिसके बाद समंदर में तैरकर जैक और एन जैसे तैसे उस बड़ी दीवार तक आ पहुंचे, जबकि कॉन्ग अब भी एन का पीछा कर रहा था। वहां पहुंचकर जैक ने जल्दी से काल को ब्रिज को नीचे गिराने को कहा ताकि वो लोग ब्रिज से होते हुए वहां से निकल सके, पर काल का प्लान कुछ और ही था। जैसे काल ने ब्रिज को नीचे गिराया तो जैक और एन उसके पास आ पहुंचे, पर एन के पीछे पीछे कॉन्ग भी वहां पर आ गया था और काल और कैप्टन अपने साथियों के साथ कॉन्ग को पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन सब ने कॉन्ग को जाल में फंसा लिया और उसे बेहोश करने के लिए बार बार उस पर क्लोरोफॉर्म फेंकने लगे। एन उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कॉन्ग को आजाद करने के लिए कह रही होती है और उसकी बात कोई नहीं मानता और अब जैक जबरदस्ती एन को वहां से ले जाकर बोट में बैठाता है। कॉन्ग ये सब देख लेता, वो गुस्से में आ जाता है। कॉन्ग के गुस्से और उसकी ताकत के आगे इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तब ये सब देखकर कैप्टन ने जल्दी से अपने साथियों को यहाँ से निकलने के लिए कहा, पर कॉन्ग ने उनकी बोट पर हमला कर दिया जिसमें काल भी मौजूद था। लेकिन काल ने एक जगह पर छुपकर सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही कॉन्ग उसके सामने आया तो उसने कॉन्ग के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फोड़ दी, जिससे कॉन्ग एन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए वहीं पर बेहोश हो गया। और कॉन्ग के बेहोश हो जाने के बाद कार्ल ने उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके मुताबिक कॉन्ग को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जिससे वो माला माल हो जाएगा। कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और आज कार्ल अपने शो में कॉन्ग को पूरी दुनिया का 8वां अजूबा बताकर लोगों के सामने पेश करने वाला था और कार्ल के इस अजूबे को देखने के लिए लोग भारी मात्रा में जमा हो चुके थे, जिसमें कार्ल के वो प्रोड्यूसर्स भी थे जो उसे पहले जेल भिजवाना चाहते थे। अब कार्ल अपना शो शुरू करता है जिसमें उन्होंने कॉन्ग को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ था और कार्ल ने कॉन्ग के सामने बिल्कुल वैसे ही सेटअप तैयार किया हुआ था जैसे जंगल में कॉन्ग के सामने एन को पेश किया गया था। लेकिन जैसे ही कॉन्ग ने अपने सामने बंधी हुई लड़की को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो एन नहीं कोई और थी। यहाँ पर कार्ल कॉन्ग के साथ जो कुछ कर रहा होता है एन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने कार्ल का साथ देने से मना कर दिया था। कॉन्ग अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर लोग डर जाते हैं और चंद ही पलों में पूरा थिएटर खाली हो जाता है। जिसके बाद जैसे कॉन्ग की नजर जैक पर पड़ती है, वो जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उस टापू पर जैक ही था जो एन को कॉन्ग से दूर ले गया था। जैक का पीछा करते हुए कॉन्ग थिएटर से बाहर आ जाता है, जहां उसने सड़क पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। जैक देखता है कि कॉन्ग अलग अलग लड़कियों को पकड़कर देख रहा है, तो समझ जाता है कि कॉन्ग एन को ढूंढ रहा है और जैक जानता था कि एन को वापस पाने के लिए कॉन्ग उसका पीछा जरूर करेगा। इसीलिए जैक एक गाड़ी में बैठकर कॉन्ग को अपने पीछे शहर से दूर ले जाने लगता है और वो कॉन्ग से तेज गाड़ी नहीं चला पाता। कॉन्ग उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और तभी एन उसे ढूंढते हुए कॉन्ग के सामने आ जाती है। एन को देखकर कॉन्ग बहुत खुश होता है। कॉन्ग एन को एक जमी हुई झील के पास ले आता है, जहां पर वो बर्फ में बच्चों की तरह एन के साथ खेल रहा होता है। वो बहुत खुश है, पर इनकी खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि कुछ ही देर में आर्मी के जवान यहाँ पहुंचकर कॉन्ग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे बचता हुआ कॉन्ग पूरे शहर में दौड़ता हुआ शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर आ पहुंचता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इतनी ऊंचाई पर उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
उस ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचकर कॉन्ग ने एन को इशारा करते हुए वैसे ही ढलते हुए सूरज की खूबसूरती के बारे में बताया जैसे जंगल में एन ने उसे बताया था। मगर अगले पल वहां पर एयरफोर्स ने आकर कॉन्ग पर हमला करना शुरू कर दिया। कॉन्ग उस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर अपनी ताकत के दम पर उनके 3 प्लेन्स को बर्बाद कर देता है। अब जब वो लोग दूर से कॉन्ग के ऊपर हमला करने वाले थे तो अचानक एन कॉन्ग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर उन लोगों ने सामने से हमला करने की बजाय कॉन्ग पर पीछे से हमला किया और जख्मी कॉन्ग एन की ओर दर्द भरी आंखों से देखता हुआ नीचे गिर जाता है और एन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती। कॉन्ग की मौत से शहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो सब लोग मरे हुए कॉन्ग के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी थे, जबकि एन बहुत ज्यादा दुखी थी। कॉन्ग के साथ सही हुआ या गलत, उसके साथ क्या होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।